जब मेरी उम्र लगभग 11 साल की थी, तब की एक रात मुझे आज भी साफ याद है। उस समय रात के करीब 1:30 बजे थे। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे हल्के हल्के हिलाकर जगा रहा है। मैं घबराकर उठकर बैठ गई। नींद खुलते ही मैंने सामने देखा तो वहां भाजी खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। घर में हम उन्हें प्यार से भाजी कहकर बुलाते थे क्योंकि वे हमसे बड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे लगा शायद कोई खास बात करनी होगी, इसलिए मैं बिना ज्यादा सवाल किए कमरे से बाहर निकल आई। वह मुझे घर के फैमिली लिविंग रूम में ले गए। उस समय भी मेरे मन में यही चल रहा था कि शायद कोई सरप्राइज होगा या कोई जरूरी पारिवारिक बात करनी होगी। लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, अचानक सब कुछ बदल गया। उन्होंने अचानक मेरा मुंह दबा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या प्रतिक्रिया दे पाती, उन्होंने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी सपनों में भी नहीं की थी, और वह भी उस इंसान के हाथों जिसे मैं अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। उस रात जो हुआ वह केवल एक घटना बनकर नहीं रहा। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे यह एक डरावना सच में बदल गया। यह एक बार दो बार नहीं, कई बार दोहराता जाता रहा। समय बीतता गया और यह एक ऐसा राज बन गया जिसे मैं किसी से कह भी नहीं पा रही थी। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उस लड़की के हैं जो आज कनाडा में रहती है। वह बताती है कि जब वह सिर्फ 11 साल की थी, तब उसके साथ ऐसी घटनाएं शुरू हुई जिन्होंने उसके बचपन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि यह सब सिर्फ एक बहन के साथ नहीं हो रहा था। उस परिवार में 3 बहनें थीं और बाद में पता चला कि तीनों के साथ अलग अलग समय पर यही सब होता रहा। लेकिन लंबे समय तक वे एक दूसरे के दर्द से अनजान बने रहे। जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया, जिसे वे बचपन से भाजी कहकर बुलाती थी, वही इस पूरी कहानी का आरोपी निकला। इन बहनों ने करीब 25 साल तक इस दर्द को अपने दिल में दबा कर रखा। इतने लंबे समय तक उन्होंने इस बात को किसी के सामने खुलकर नहीं बता पाया। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें हिम्मत दी। एक तस्वीर ने उनके अंदर वह साहस जगाया जिसकी वजह से उन्होंने अपना सच दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और अपने आरोपों को अदालत तक पहुंचाया। यह कहानी कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की उन बहनों की है जिन्होंने अक्सर पुनी सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है, आखिर इन बहनों के साथ ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन था? इन्होंने इतने लंबे समय तक चुप्पी क्यों साधे रखी? और आखिर 25 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना सच बता दिया? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। जब इन बहनों की कहानी सामने आई तो इसका असर बहुत बड़ा हुआ। इस मामले पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गई और समाज में इस मुद्दे पर बड़ी बहस शुरू हो गई। यहाँ तक कि कनाडा में इस विषय को लेकर कानूनों पर भी चर्चा होने लगी। तो चलिए हम इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी क्राइम स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हमने बताया, यह कहानी कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के एक परिवार की है। इन बहनों को लोग पुनी सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इस परिवार के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। इन बहनों के पिता का नाम गुरुदेव पुनी था और उनकी माता का नाम नरिंदर कौर पुनी था। वह परिवार मूल रूप से भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस समय कनाडा में वे लोग रह रहे थे। यहीं से शुरू होती है उस परिवार की कहानी जिसके अंदर छिपा एक राज कई सालों तक किसी को पता ही नहीं चला। यह दोनों ही भारत के पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब में गुरुदेव पुनी का परिवार मूल रूप से खेती करता था। खेती के साथ साथ गुरुदेव पहलवानी भी किया करते थे। 1970 के दशक में पंजाब से बड़ी संख्या में लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में विदेशों, खासकर कनाडा जाकर बसने लगे थे।
गुरुदेव पुनी भी पंजाब में रहकर काफी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी उतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को बेहतर भविष्य दे सके। इसी वजह से उन्होंने भी कनाडा जाने का फैसला किया। उन्होंने पहले से कनाडा में रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों से संपर्क किया और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार 1973 में उन्होंने कनाडा का वीजा ले लिया। कनाडा पहुंचने के बाद उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के विलियम्स लेक इलाके को अपना ठिकाना बनाया। यह वही जगह थी जहां पहले से ही काफी पंजाबी परिवार बस चुके थे। जब यह परिवार कनाडा आया तब उनकी 2 बेटियां थी, लेकिन कनाडा आने के कुछ समय बाद परिवार में तीसरी बेटी का जन्म हुआ। बताया जाता है कि तीसरी बेटी के जन्म से उनके पिता गुरुदेव पुनी काफी नाराज हो गए थे और लगभग 3 हफ्तों तक घर से बाहर ही रहे। हालांकि समय के साथ उनकी नाराजगी कम हुई और वह फिर से परिवार के साथ रहने लगे। कुछ सालों बाद आखिरकार परिवार में एक छोटे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जस्सी पुनी। 1975 से 1980 के दौर में भारतीय संस्कृति में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं था। ज्यादातर लोग ज्वाइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते थे। इसी वजह से जब यह परिवार कनाडा आया तब लगभग 15 लोग एक ही घर में रहते थे। इतना ही नहीं, अगर परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार भी कनाडा आता तो उसका पहला ठिकाना यही घर बनता था। हालांकि कुछ समय बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई तब उन्होंने अपना अलग घर ले लिया। अब इस घर में तीनों बहनें, उनका भाई और उनके माता पिता साथ रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद भारत से परिवार का एक और करीबी रिश्तेदार कनाडा आया और वह भी इसी परिवार के साथ रहने लगा। इस नए मेहमान का नाम था मनजीत सिंह विर्क। मनजीत सिंह विर्क अक्टूबर 1980 में कनाडा आया था। वह गुरुदेव सिंह की बहन का बेटा था, जिसे उन्होंने अपनी बहन के कहने पर ही कनाडा बुलाया था। गुरुदेव सिंह ने अपनी बेटियों से कहा, मनजीत तुम्हारा बड़ा भाई है, यह तुम लोगों का ख्याल रखेगा। तुम सभी बहनें उसकी बात मानोगी और इसे पूरी इज्जत दोगी। मनजीत को घर के बेसमेंट में रहने का जगह दे दी गई। उस समय मनजीत सिंह विर्क की उम्र लगभग 19 साल थी। इसी दौरान 1980 में ही किसी काम के सिलसिले में गुरुदेव सिंह को भारत जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी भी भारत चली आई। भारत जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, हम लोग भारत जा रहे हैं। इस दौरान तुम्हारा भाई मनजीत ही तुम लोगों का ख्याल रखेगा। माता पिता के भारत चले जाने के बाद भी बहनें ज्यादा परेशान नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर में उसका ध्यान रखने के लिए एक बड़ा भाई मौजूद है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को उनका रक्षक बनाकर छोड़ा जा रहा है वही आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार बनने वाला था। इसके अलावा परिवार वालों ने एक करीबी रिश्तेदार की एक महिला को भी कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए बुला लिया था। माता पिता को भारत गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उस रात परिवार की सबसे बड़ी बेटी जीती पुनी अपने कमरे में सो रही थी। उनका कजिन भाई मनजीत विर्क बेसमेंट वाले कमरे में सो रहा था, जबकि बगल के कमरे में उनकी आंटी ठहरी हुई थी। उस समय जीती पुनी की उम्र लगभग 11 साल थी। रात के सन्नाटे में जब जीती पुनी गहरी नींद में सो रही थी तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पैर हिलाकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठती है। सामने देखती है तो मनजीत विर्क खड़ा होता है। जीती पुनी उसे प्यार से भाजी यानी बड़ा भाई कहकर बुलाती थी। मनजीत उन्हें चुप रहने का इशारा करता है और कमरे से बाहर आने को कहता है। जीती पुनी को लगता है कि शायद उनका भाई उन्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता है या कुछ दिखाना चाहता है। इसी वजह से वह बिना किसी शक के चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है। मनजीत उन्हें घर के फैमिली लिविंग रूम में ले जाता है, लेकिन जीती पुनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मनजीत का इरादा ठीक नहीं। कमरे में पहुंचते ही मनजीत उनके साथ बेहद गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है और रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए वह जीती पुनी के साथ जबरदस्ती करता है। उस समय जीती पुनी इतनी छोटी थी कि उन्हें ठीक से समझ भी नहीं आया कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। वह इतनी ज्यादा डर जाती है कि किसी से इस बारे में कुछ भी
नहीं कहती। डर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने बचपन से ही अपने घर में यही देखा था कि परिवार के बड़े जो भी करते हैं वही सही माना जाता है। उसके अलावा उस दौर की कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अक्सर पीड़िता को ही गलत ठहराया जाता था और समाज भी अक्सर उसी को दोषी मानता था। इसी कारण जीती पुनी को लगने लगा कि अगर उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में किसी को बताया तो लोग उन्हें दोषी ठहराएंगे। इस डर और शर्म की वजह से उन्होंने खामोशी को ही अपना सहारा बना लिया। लेकिन उनकी यही खामोशी मंजीत के लिए एक मौका बन गया। धीरे धीरे उसने इस घिनौनी हरकत को अपनी आदत बना लिया। अगले 5 सालों तक वह जीती पुनी को बार बार परेशान करता रहा। कई बार वह उन्हें रात में नींद से जगा देता और कई बार सुबह स्कूल जाने से पहले भी उन्हें डराता धमकाता था। उसने जीती पुनी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किसी को भी इस बारे में बताया तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा और भारत भेज दिया जाएगा। इस डर की वजह से जीती पुनी लगातार चुप रही। यहां तक कि जब उनके माता पिता भारत से वापस लौट आए तब भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब कुछ सहती रही। यह सिलसिला करीब 5 सालों तक चलता रहा। हालांकि 5 साल बाद यह सब रुक गया, लेकिन इन सालों में जीती पुनी के मन में जो डर और सदमा बैठ गया था उसने उनकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया। वह न तो किसी से खुलकर बात कर पाती थी और न ही लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करती थी। डर के कारण वह लगभग हर किसी को शक की नज़र से देखने लगी थी। समय बीतने के साथ जीती पुनी ने अपने बचपन के उस दर्दनाक दौर को एक बुरे सपने की तरह पीछे छोड़ने की कोशिश की और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनकी बाकी दोनों बहनें भी धीरे धीरे अपने अपने करियर में आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान 1990 के दशक में मंजीत विर्क भी इस परिवार से अलग होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। समय के साथ तीनों बहनों की शादियां भी हो गई। हालांकि उनमें से एक बहन का बाद में तलाक हो गया। जहां 2 बहनें अपने पति और परिवार के साथ नई जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, वही समय धीरे धीरे गुजरता रहा और साल 2006 आ गया। एक दिन तीनों बहनों में से एक बहन की नज़र मंजीत विर्क की एक तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में मंजीत अपनी गोद में एक छोटी बच्ची को लिए बैठा हुआ था। उस तस्वीर को देखते ही वह घबरा जाती है। उनके बचपन के पुराने जख्म एक बार फिर से हरे हो जाते हैं। उनके मन में डर पैदा हो जाता है कि कहीं मंजीत अब भी अपने आसपास की छोटी बच्चियों को अपना शिकार तो नहीं बना रहा। तभी वह फैसला करती है कि अगर आज भी वह चुप रही तो न जाने कितनी और बच्चियों को वही दर्द सहना पड़ेगा जिससे वह खुद गुजर चुकी थी। यही सोचकर वह हिम्मत जुटाती है और अपनी एक बहन से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। जैसे ही वह मंजीत की वह तस्वीर अपने साथ हुई घटना के बारे में अपनी बहन को बताती है तो उनकी दूसरी बहन भी रोने लगती है और कहती है कि मंजीत ने उसके साथ भी कई बार ऐसा ही किया था। इसके बाद जब दोनों बहनें अपनी तीसरी बहन से इस बारे में बात करती है तो वह भी रोते हुए मंजीत के काले कारनामों का खुलासा करती है। यह पहली बार था जब तीनों बहनों को यह एहसास हुआ कि मंजीत ने सिर्फ किसी एक को नहीं बल्कि बारी बारी से तीनों बहनों को ही अपना शिकार बनाया था। उसने तीनों के मन में इतना डर बैठा दिया था कि किसी ने भी कभी एक दूसरे से इस बारे में खुलकर बात ही नहीं की। सच्चाई सामने आने के बाद तीनों बहनें काफ़ी देर तक रोती रहती हैं और फिर यह तय करती है कि अब वह मंजीत को उसके गुनाहों की सजा दिलाकर ही रहेगी। सबसे पहले तीनों बहनें अपने माता पिता से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। जब बेटियां अपने साथ हुई उस घटनाओं के बारे में बताती है तो उनके माता पिता भी यह सुनकर रोने लगते हैं। वह कहते हैं कि वह परिवार के बाकी लोगों को इकट्ठा करके इस बारे में बात करेंगे, लेकिन परिवार की झूठी इज्जत के कारण उनके पिता कभी भी परिवार के बाकी सदस्यों को इकट्ठा नहीं कर पाते और इस मामले को वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मंजीत विर्क उन्हीं की बहन का बेटा था। उन्हें डर था कि अगर मामला पुलिस तक पहुंचा तो मंजीत को जेल हो सकती है। साथ ही उन्हें यह भी चिंता थी कि इससे पंजाबी कम्युनिटी में
उनकी बदनामी हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने चुप्पी साध लेना ही बेहतर समझा। लेकिन पुनी सिस्टर्स को अपने पिता की यह चुप्पी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया कि अगर परिवार उनका साथ नहीं देगा तो वे लोग खुद इस सच्चाई को दुनिया के सामने जरूर लाएंगी। इस दौरान उन्होंने अपनी करीबी कजिन सिस्टर राजेंद्र राणा से भी इस बारे में बात की। उनकी बात सुनकर राजेंद्र राणा भी चौंक जाती है और बताती है कि मंजीत ने उनके साथ भी कई बार गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह इसका विरोध किया। अब यह साफ हो चुका था कि मंजीत एक आदतन अपराधी था जो अपने ही रिश्तेदारों की छोटी बच्चियों को निशाना बनाता था। जब परिवार से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला तो तीनों बहनों ने खुद ही कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि यह लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आखिरकार 2007 में जीती पुनी, कीरी पुनी और राजेंद्र राणा पुलिस के पास पहुंच जाते और मंजीत सिंह विर्क के खिलाफ अपने साथ हुई घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस की जांच उतनी तेज नहीं थी जितनी उन्हें उम्मीद थी। इस मामले में पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह घटनाएं 1980 से 1985 के बीच की थी, जबकि शिकायत लगभग 26 साल बाद 2007 में दर्ज करवाई गई थी। इस वजह से पुलिस के पास ज्यादातर गवाहियों यानी टेस्टिमोनियल एविडेंस के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं थे। फिर भी जांच के आधार पर 2011 में पुलिस ने मंजीत सिंह विर्क के खिलाफ आधिकारिक तौर पर आरोप तय कर दिए, लेकिन इसके बाद भी मुकदमा शुरू होने में करीब 4 साल और लग गए। आखिरकार 2015 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अगले कई सालों तक अदालत में इस मामले पर सुनवाई चलती रही। तीनों बहनों के अलावा उनकी कजिन राजेंद्र राणा के बयान भी कई बार दर्ज किए गए। फिर 6 अप्रैल 2018 को ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सैंडर्स ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मंजीत सिंह विर्क को बिना सहमति के यौन हमला और अश्लील हमले जैसे गंभीर अपराधों का दोषी करार दे दिया। यह फैसला जीती पुनी, सलक्षणा पुनी और उनकी चचेरी बहन राजेंद्र राणा से जुड़े मामले में आया था। हालांकि कीरा पुनी से जुड़े आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए इस मामले में मंजीत सिंह विर्क को दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन कुल मिलाकर अदालत का यह फैसला उन बहनों के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि अदालत में यह साबित हो चुका था कि मंजीत सिंह विर्क ने रिश्ते और भरोसे का फायदा उठाकर मासूम बच्चियों के साथ गंभीर अपराध किए थे। जो मंजीत अब तक दुनिया की नजरों में एक शांत और शरीफ इंसान बनकर घूम रहा था, वह अदालत में एक अपराधी के रूप में बेनकाब हो चुका था। अब बहनों को उम्मीद थी कि उनका दोषी सलाखों के पीछे जाएगा और उसे सजा मिलेगी। अदालत में आगे की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन तभी मंजीत सिंह विर्क के वकील ने अदालत में एक अपील दायर कर दी। उन्होंने दलील दी कि कनाडा के कानून के अनुसार किसी भी आरोपी का ट्रायल 30 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा समय लग जाता है तो आगे की सुनवाई को रोका भी जा सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि इस मामले में 2011 में ही मंजीत पर आरोप तय कर दिए गए थे, लेकिन अदालत का फैसला आने तक 2018 आ चुका था। यानी इस केस की सुनवाई में करीब 7 साल यानी लगभग 84 महीने लग चुके थे, जबकि कानून के अनुसार यह प्रक्रिया 30 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी। इसी आधार पर मंजीत सिंह के वकील ने अदालत से अपील की कि इस मामले में आगे की सुनवाई रोक दी जाए। इस अपील पर सुनवाई हुई। अदालत ने भी माना कि इस केस में काफी देर हो चुकी थी। हालांकि यह देरी बचाव पक्ष से ज्यादा न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया में हुई देरी के कारण थी। इसी आधार पर जून 2019 में अदालत ने स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद मंजीत सिंह विर्क को दोषी ठहराए जाने के बावजूद उसे सजा सुनाने की प्रक्रिया रुक गई और यह मामला बिना सजा के ही बंद हो गया। भले ही मंजीत अदालत की सजा और जेल से बच गया था, लेकिन दुनिया की नजरों में वह एक गुनाहगार साबित हो चुका था। जो व्यक्ति अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच एक सज्जन इंसान बनकर घूम रहा था, असल में वह न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। हालांकि अदालत से सजा न मिलने के बावजूद यह मामला पूरे कनाडा में चर्चा का विषय बन गया। मीडिया और अखबारों में इसे बड़ी प्रमुखता से उठाया गया। इतना ही नहीं, इन बहनों की कहानी पर बिकॉज ऑफ वी आर गर्ल्स
नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसे दुनिया भर में काफ़ी सराहना मिली। इसके अलावा जीती पुनी ने अपनी जिंदगी की कहानी बताते हुए द साइलेंट स्टोनिंग रिकवरिंग इनोसेंस आफ्टर चाइल्डहुड नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दर्द, लंबे समय तक चुप रहने की वजहों और परिवार की खामोशी के बारे में खुलकर लिखा। इस मामले के बाद कनाडा की न्यायिक प्रक्रिया की भी काफी आलोचना हुई। इसी के चलते कनाडाई संसद में भी बिल C3 लाया गया, जिसके तहत भविष्य के जजों के लिए असॉल्ट लॉ और सोशल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई, ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर सजा से बच न सके। हालांकि मंजीत इन बहनों के केस में जेल जाने से बच गया था, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने के बाद कुछ और लड़कियां भी हिम्मत जुटाकर सामने आई। उसके खिलाफ नए मामले दर्ज हुए। इन्हीं में से अल्बर्टा के एक केस में 2022 में मंजीत को दोषी ठहराया गया और 2023 में उसे 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे कानूनी तौर पर ऑफेंडर घोषित कर दिया गया। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन था? क्या सिर्फ मंजीत या फिर वह समाज और परिवार की खामोशी जिसने इतने सालों तक सच को दबा कर रखा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको हमारी ये कहानी और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें और ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप क्राइम की दुनिया की सच्ची और अनसुलझी कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी क्राइम रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम जल्दी ही और सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम